Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing four major articles. पहले आर्टिकल में हम जुडिशियल सर्विसेज के बारे में बात करेंगे. सेकेंड आर्टिकल वी विल बी टॉकिंग अबाउट पेंडेमिक एग्रीमेंट. थर्ड आर्टिकल में कुमरा मेला के बारे में बात करेंगे एंड होयल नारलीकर थ्योरी के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. आइए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले आर्टिकल को समझते हैं. देखिए, इनिशियली जब हम बात करते हैं जुडिशियल सर्विसेज की तो आपको एक ट्रेंड समझना होगा. यहाँ पे देखो, 14th लॉ कमीशन जब आपका बना था तो इन्होंने रेकमेंड किया था कि इंडिया के अंदर जो जुडिशरी की सर्विसेज है उसमें 3 से 5 साल का एक प्रैक्टिस होनी चाहिए लॉ की, और उसके बाद जजेस को अपॉइंट किया जाना चाहिए. यानी एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को बनाने की बात की गई, बट यहाँ पे उसको बनाने के लिए 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी कर दिया कि भाई हर जो कैंडिडेट हो एटलीस्ट इतना एक्सपीरियंस्ड हो. फिर ये आपका केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में 1992 में. सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट करती है कि भाई लाइक कहीं ना कहीं फ्रेश ज्वाइनी को अलाउ करना चाहिए. फिर एक रिव्यू पिटीशन डाली जाती है. फिर रिव्यू पिटीशन में ये कहा जाता है कि भाई देखो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में उस तरह के डिजायर रिजल्ट्स नहीं आ रहे. एंड फिर जस्टिस सेठी कमीशन आता है और उन्होंने भी कहा कि भाई हमारे पास टैलेंट कम आ रहा है, तो अब ये जो 3-4 साल की सर्विसेज की आप मैंडेटरी प्रैक्टिस की बात कर रहे हो, आप इसे हटा दो. फिर लास्ट में सेठी कमीशन की रिकमेंडेशन पे 2002 के आसपास आपको देखने को मिलता है एक फैसला जिसमें यह कहा जाता है कि भाई हम जो ये 3 से 5 साल की प्रैक्टिस है इसको खत्म करते हैं. नाउ नो लॉन्गर एक जजशिप के लिए आपको किसी भी तरह का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. अब हाल फिलहाल में क्या हुआ है? हाल फिलहाल में अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने 3 जजेस बेंच ने फैसला दिया जिसके लाइक आप कह सकते हो कि जिसको लीड किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई जी ने. इन्होंने कहा कि भाई 3 साल की लीगल प्रैक्टिस आपकी मैंडेटरी है मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम के लिए. अब कहीं ना कहीं 2002 का जो जजमेंट आया था, जो जस्टिस सेठी कमीशन के रिकमेंडेशन पे बना था, उसको यहां पर टोटली रिवर्स कर दिया गया है. कहते हैं कि भाई जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट है इनके पास वो प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो फ्लेवर नहीं होता है, ये जो कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है एक जजेस को अपने डिसीजन मेकिंग के लिए. तो कहते हैं कि भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ज़रूरत इस चीज़ की है कि भाई वो समझ सके कि भाई लिबर्टी, लाइफ, प्रॉपर्टी इनके क्या मायने हैं. कहीं ना कहीं एक जुडिशियल रेशनल को वो डेवलप कर सके, मेच्योरिटी आए, कोर्टूम डेकोरम को वो समझ सके, उसके बाद उन्हें सर्विसेज में डाला जाना चाहिए. तो अभी इन्होंने कह दिया कि भाई 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी है. और यहां पर ये क्राइटेरिया आप ये मान के चलो कि क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग क्राइटेरिया चल रहे थे, तो ये थ्रू आउट इंडिया आपका एप्लीकेबल होगा. अब किसी भी फ्रेश ग्रेजुएट को लॉ की डिग्री करने के बाद सीधा डायरेक्ट जजशिप नहीं मिलेगी. अब इसमें यह कहा जाता है कि भाई देखो, इस डिसीजन के पीछे कोई भी लीगल डाटा नहीं था, मतलब कोई डाटाबेस नहीं था जिसके बेसिस पे, जिसके रीजनिंग के बेसिस पे यहां पर इस जजमेंट को दिया गया. हाँ, ये जो जजमेंट आई है ये हाई कोर्ट की एक मेजॉरिटी ओपिनियन के बेसिस पे आई है और ये एक सब्जेक्टिव इंस्टीट्यूशन की प्रेफरेंस है रादर देन कि यहां पर आप ये मान के चलो कि हिस्टोरिकली कोई डाटा के थ्रू इस चीज को शोकेस किया गया हो. तो कहते हैं कि भाई इससे डिस्करेजमेंट मिलेगी, कहीं ना कहीं जो फ्रेश टैलेंट है उनको, कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है एंड इवन वुमेन. भाई 3 साल की प्रैक्टिस, मतलब आप ये मान के चलो 21-22 साल पे आपकी डिग्री खत्म हुई, 3 साल की प्रैक्टिस. और फिर ऐसा भी होता है कई स्टेट्स में बहुत ज़्यादा लाइक फ्रिक्वेंटली नहीं होते हैं एग्जामिनेशन, तो 5-6 साल भी लग सकते हैं पर्सन को जॉब हासिल करने में. अब इतनी देर फीमेल्स कहाँ से रह पाएंगी? आप ये मान के चलो कि एक ऐसी सोसाइटी जहां पर फीमेल्स को बर्डन माना जाता है, जहां पर आप ये मान के चले कि उनकी शादी बहुत यंग एज में तय कर दी जाती है, तो ऐसी स्टेज में, ऐसी सिनेरियो में आप ये मान के चलो कि फीमेल्स के लिए जो करियर अपॉर्चुनिटीज है वो और ज्यादा कम हो जाती हैं. तो वैसे इसके पीछे रेशनल इन्होंने ये कहा कि इंप्रूव करेगी ये मेच्योरिटी को, कहीं ना कहीं वो प्रोसीजर को समझ पाएंगे जिससे बेटर वो डिसीजन ले पाएंगे एंड इससे उनकी डिसीजन मेकिंग और ज्यादा बेटर हो पाएगी. तो वैसे यहां पर कुछ जो चैलेंजेस या आर्गुमेंट इसके अगेंस्ट जाते हैं, तो पहली चीज SC ST OBCs
इन सभी को 3 साल का वेट करना पड़ेगा, जो उनके लिए अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि कई बार इनको इंटर्नशिप पूरी तरह से नहीं मिल पाती है, तो उस केस में क्या रहेगा इनका, वो एक सवालिया निशान हो गया। देन फाइनेंशियल बर्डन, अब जूनियर लॉयर जो होते हैं उनको आप ये मान के चलो कि अनस्किल्ड लेबर से भी कम वेज मिलती है, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रॉब्लम है। फिर डिले एंड अनसर्टेनिटी, कि भाई एग्जाम आपके इरेगुलर होते हैं, एस्पिरेंट्स को काफ़ी बार बहुत लंबा समय तक वेट करना पड़ता है। वुमेन से रिलेटेड मैंने आपको डिसएडवांटेज बता ही दी है। फिर डाइवर्सिटी, फ्रेश लेवल पे माइंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि इनोवेशन होता है, वो इनोवेशन आप बिल्कुल खत्म कर दोगे। एंड इन एडिशन टू दिस, सिविल सर्वेंट्स जब आप फ्रेश रिक्रूट कर सकते हो, तो व्हाई नॉट जब जुडिशरी की बात होती है तो अब ऐसा क्यों नहीं। तो कहते हैं कि फिर क्या करना चाहिए, कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। आप मेंटरशिप प्रोवाइड कीजिए, कोर्ट रूम एक्सपोजर दीजिए, आप ट्रेनिंग जो है 2 साल की कर दीजिए, आप ट्रेनिंग में रिफॉर्म लेके आइए। अगर आपको लगता है फ्रेश जज इन चीजों को नहीं हैंडल कर सकते, तो मेक श्योर उनको अच्छे से आप मॉनिटर करें। देन आप यहां पर जैसे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की बात मैंने की थी, तो आप स्टाइपेंड मैकेनिज्म को और बेटर कीजिए, फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिए जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं। जैसे कोई अगर अच्छा पढ़ा लिखा वकील है तो आप उसको सपोर्ट कीजिए, तो कहीं ना कहीं उसको आपको करने की जरूरत है। आपको एक यूनिफॉर्मिटी स्टेट्स के अंदर लाने की जरूरत है। आपको एक्चुअल में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, जिससे आप फास्ट ट्रैक कर सको, एक यूनिफॉर्म लॉ को ला सको पूरी जुडिशियल सर्विसेज के लिए। और इसको कहीं ना कहीं आपको पीरियोडिकली रिव्यू करना चाहिए, क्वालिटी वाइज भी और डाइवर्सिटी वाइज भी, जिससे आप एक्चुअल में एक बेटर डिसीजन आगे फ्यूचर में इस बारे में ले पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल की, जहां पर हम बात करेंगे WHO के बारे में। अभी WHO ने क्या किया है, एक पेंडेमिक एग्रीमेंट को साइन किया। ये पहला पेंडेमिक एग्रीमेंट है, 3 साल तक इसकी नेगोशिएशन चली थी। अभी 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में इसकी पूरी डिस्कशन हुई है। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या है, ये 194 जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं WHO के, उनकी एक एनुअल मीटिंग होती है जिनीवा में। अब इसका फंक्शन क्या है, ये रिव्यू करता है, अप्रूव करता है WHO का बजट और उसके प्रोग्राम्स को। अब इसमें सिंपल मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाता है। और अब यहां पर ये जो इन्होंने पेंडेमिक एग्रीमेंट बनाया, ये आप ये मान के चलो कि एक इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो ग्लोबल कोलैबोरेशन को प्रमोट करेगा, ताकि हम प्रिवेंट कर सके फ्यूचर में किसी भी बड़ी पेंडेमिक को, जैसे कोविड-19 में जो हमारा फेलियर देखने को मिला था, ऐसा फेलियर फिर से ना देखने को मिले। तो कहते हैं कि इस एग्रीमेंट में क्या चीजें, तो पहली चीज नेशनल सॉवरेनिटी को हम रिस्पेक्ट करेंगे, बट यहां पर आप ये मान के चलो कोई भी पॉलिसी किसी के ऊपर इंपोज नहीं की गई है। वॉलंटरी कंप्लायंसेस है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो, बट वही बात है कि यहां पर कंप्लायंस वॉलंटरी है, तो जिसकी वजह से हो सकता है कल को शेयर करें और ना भी करें। फिर पैथोजन शेयरिंग, बेनिफिट शेयरिंग, इसके लिए मैकेनिज्म डेवलप करने की बात की गई है। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की गई है। अब देखो, हर कंट्री एक सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं है। अब इंडिया की बात करें और आप बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन सारी कंट्रीज की बात करें, तो हर एक कंट्री का अपना एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। जैसे हम यूएस या यूरोपियन कंट्रीज से काफी कम स्पेंड करते हैं R&D में, बट स्टिल हमारी R&D काफी ठीक है। बट नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज में तो आपको R&Ds उतनी अच्छी देखने को भी नहीं मिलती है। तो ये चीज कहीं ना कहीं एक जो डिस्पैरिटीज है कंट्रीज के बीच में, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या वाकई में ये पॉसिबल हो पाएगा कि कंट्रीज आपस में टेक्नोलॉजी को शेयर करें, R&Ds की रिसर्च को शेयर करें। अब इसमें यूएस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो कंसर्न ये है कि शायद हो सकता है यूएस की फंडिंग ना मिले एंड इवन यूएस की फर्म्स भी इसमें पार्टिसिपेट ना करें, तो इसका फिर कोई वजूद नहीं रहता। ऑब्जेक्टिव ओवरऑल ये है कि हम वन हेल्थ अप्रोच लेके आएंगे, नेचर, ह्यूमन और एनिमल्स, इन सबको एक साथ लेके चलेंगे एंड यहां पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रमोट करेंगे, ताकि इक्विटेबल एक्सेस डायग्नोसिस के लिए और वैक्सीन के लिए हम प्रमोट कर सके। तो दिस वाज योर सेकेंड आर्टिकल जो आपको यहां पे समझना था। आइए अब बात करते हैं आज के थर्ड आर्टिकल के बारे में, ओली रिडली टर्टल्स के बारे में। ये आपका एक आर्टिकल है। अभी 7 लाख के करीब ओली रिडली टर्टल्स की मास नेस्टिंग आपको देखने को मिली। तो इस मास नेस्टिंग को अरीबाडा कहा जाता है और इसी के लिए कुमरा मेला आपका कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि
सेलिब्रेट किया गया था, एक तरह से मेला लगाया गया था। अब कई जो लोग हैं ये कहते हैं कि भाई इससे तो आप कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पेक्ट डाल सकते हो और ह्यूमन इंटरफेरेंस को प्रमोट कर रहे हो, ओली रिडली टर्टल की कंजर्वेशन एफर्ट्स पे इससे असर पड़ेगा। तो वैसे आप ये मान के चलो कि जो कुमरा मेला है ये बेसिकली मास नेस्टिंग इवेंट को शोकेस करने के लिए ही आपका बनाया गया है, जिसे आप अरीबाडा कहते हो, और ये जनरली गिरिमाथा, ऋषिकुल्या और देवी रिवर के ऊपर आपको देखने को मिलता है। अब इससे रिलेटेड कई चीजें हम कल के आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं, तो देर इज लाइक की लेसर थिंग्स टू बी डिस्कस्ड ओली रिडली टर्टल्स के बारे में, जैसे मैंने उसका आयुष्य स्टेटस और बाकी चीजें आपके साथ डिस्कस की थी, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन एनीथिंग एल्स। अब बात करते हैं आज के लास्ट और फोर्थ आर्टिकल की। अभी फिलहाल के लिए आप ये मान के चलो कि एक एस्ट्रोफिजिक्स थे, इनकी डेथ हो गई 21 मई को। इनका नाम था प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस ठीक से नहीं कर पा रहा हूं। ये फेमस है अपनी होयल नार्लिकर थ्योरी के लिए ऑफ ग्रेविटेशन, जिसने एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किया था बिग बैंग थ्योरी के लिए। तो 1960 में ये थ्योरी आपकी प्रपोज की गई थी, जहां पर स्टेडी स्टेट थ्योरी को ये सपोर्ट करती थी। अब स्टेडी स्टेट थ्योरी कहती है कि भाई जो यूनिवर्स है ना तो उसका कोई आदि है ना अंत है, और ये एक कांस्टेंट एवरेज डेंसिटी है इसकी, एंड ये परफेक्ट कॉस्मोलॉजी प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। अब देखो इस थ्योरी का जो चलन था वो काफी हद तक इंक्रीज हुआ, बट लेटर ऑन कई आपकी ऐसी थ्योरी आई, जैसे हॉकिंग की थ्योरी आई, कम्युनिटी एक्सेप्टेंस शिफ्ट आया। इन सब के बाद आपको यह देखने को मिला कि कहीं ना कहीं बिग बैंग ने अपना रेलेवेंस डोमिनेंस फिर से मेंटेन किया, बट बाकी आपको होयल नार्लिकर जो मॉडल था उसका डिक्लाइन देखने को मिला। तो कोई भी ऐसी थ्योरी जो जनरली आफ्टर सम टाइम डिक्लाइन कर जाए, तो यूपीएससी जनरली उसके बारे में क्वेश्चन बहुत रेयर ही पूछता है। मतलब आपको बस उसका कंटेक्स्ट पता होना चाहिए। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं, बिकॉज अभी साइंटिफिक जो कम्युनिटी है वो इस चीज को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करती है, तो दैट्स व्हाई इसका जो रेलेवेंस है वो थोड़ा कम हो जाता है। बस आपको ये थ्योरी याद रखनी है, इसको किसने प्रपोज किया वो याद रखना है। हो सकता है एग्जाम में सिर्फ उसके बारे में आपसे पूछा जाए। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। धन्यवाद।